रुको एक सेकंड, यदि आप भी अपने एसआईपी को स्टॉप करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट सामने आया है। यानी कि अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक जितनी नई एसआईपी खुली हैं, लगभग उतनी एसआईपी बंद भी हुई हैं। ऑलमोस्ट 94% एसआईपीज क्लोज हो गई हैं, यानी कि 100 एसआईपी नहीं खुली हैं तो 94 एसआईपी बंद हो गई हैं। तो सवाल यह है, क्या आपको भी एसआईपी बीच में डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए, या फिर ये एक कॉस्टली इन्वेस्टिंग मिस्टेक हो सकती है? तो आइए डेटा पॉइंट के साथ में समझते हैं क्या है पूरा एसआईपी का डेटा, और उसके बाद आपको जो फैसला लेना हो आप जरूर ले सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं दीपक गौड़ और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इसको जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा फीडबैक कि क्यों पसंद नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो मैं डेटा कह रहा हूँ 94%, ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है, ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का डेटा है, उसकी रिपोर्ट से इसको लिया गया है। तो ये क्या कहती है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल 2025 से लेकर के फरवरी 2026 तक 666 यानी कि 666 लाख नए एसआईपी अकाउंट शुरू हुए हैं, लेकिन साथ ही 626 लाख अकाउंट क्लोज हो गए हैं। यदि आप परसेंटेज निकालोगे तो 626 डिवाइड बाय 666 ये आता है 94%, यानी कि जो क्लोजर रेशियो है वो 94% है इस समय। यानी कि जितनी एसआईपी स्टार्ट हुई लगभग उतनी एसआईपी डिसकंटिन्यू भी हो गई, क्लोज भी हो गई या मैच्योर हो गई। अच्छा, ये एक साल की बात नहीं है, यदि हम पिछले 3 साल का भी डेटा देखते हैं तो FI 2023-24 का डेटा देखेंगे तो वहाँ पे एक रेशियो है 52% है। 24-25 में ये रेशियो 76% है, और अप्रैल 2025 से लेकर के फरवरी 2026 तक ये है 94%। इसका मतलब पहले जब मार्केट बढ़ रहा होता है, मार्केट जब बुल रन में होता है तो ये परसेंटेज क्लोजर रेशियो कम होता है, और जब मार्केट बियर फेज में होता है, मार्केट गिर रहा होता है, तो ये रेशियो बढ़ जाता है, कि जैसे कि इस समय 94% हो रखा है हालातों को देखते हुए। और ये ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और उसकी वजह से ऐसा होता है। एक एग्जांपल से देखते हैं, यदि किसी ने 2025 के शुरुआत में यानी कि जनवरी 2025 में एसआईपी शुरू की होगी और अब तक का उसका रिटर्न देखेंगे तो 5% के आसपास होगा, या कुछ का कम भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और यही सिनेरियो 2024-25 के बीच रहा, रिटर्न वही 5% के आसपास रहे। तो एक नेचुरल सवाल है कि यार मैं एफडी करा लूंगा जिसमें 7-8% इंटरेस्ट मिल जाता है, एनबीएफसीज के एफडी करा लूंगा जहां पे 8-9% मिल जाता है, या मैं बॉन्ड ले लूंगा जहां 10-11% मुझे इंटरेस्ट मिल जाता है, तो मुझे स्टॉक मार्केट का रिस्क क्यों लेना है? और सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन एक सवाल, आप एनालिसिस कर रहे हो पिछले 1-2 साल के डेटा के बेसिस पे और उस पर आप डिसीजन ले रहे हो, जबकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का असेट है। 10-15-20 साल के हॉरिजन से इसको देखना चाहिए। द कंपाउंडिंग प्रूफ, एसआईपी का जो रियल मैजिक है ना, वो 3 चीज़ों से आता है। पहला कंपाउंडिंग, दूसरा कंपाउंडिंग, और तीसरा भी कंपाउंडिंग। यानी कि सिर्फ कंपाउंडिंग ही ऐसी चीज़ है जो कि एसआईपी के जादू को दिखाती है, या एसआईपी में कंपाउंडिंग की वजह से जब आप उसको टाइम देते हो तो वेल्थ अच्छी खासी ग्रो होती है। एक एग्जांपल से देखते हैं, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करता है और 12% का एनुअलाइज रिटर्न एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, तो 5 साल में वो पैसा हो जाता है लगभग 4 लाख रुपए। और यदि हम 10 साल देते हैं उस चीज़ को, तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो जाएगी 11,60,000 रुपये। लेकिन वहीं पे यदि हम 20 साल देते हैं तो टोटल कॉर्पस हो जाता है लगभग 50 लाख रुपए। यानी कि 5 साल के अंदर जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो 3 लाख थी, लेकिन वो रिटर्न के साथ बढ़कर के हो गई 4.1 लाख। और 10 साल में जो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था वो 6 लाख था, और जिसकी वैल्यू हो गई 11,60,000 रुपये। और 20 साल के अंदर हमने इन्वेस्ट किया था 12 लाख रुपया, और वो बढ़ के हो जाती है लगभग 49 लैक्स, यानी कि लगभग 4 गुना। तो आपने देखा कि यदि हम जैसे जैसा टाइम देते हैं वैसे वैसे कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। शुरू में थोड़ा पैसा कम बढ़ता है, लेकिन एज द टाइम पासेस इस तरह से पैसा बढ़ता है। और आज की जैसी मार्केट की कंडीशन है उसके लिए बहुत ही सूटेबल कोट है वॉरेन बफेट का, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। मतलब जब सब लोग डर रहे हों तो वहां पे अपने को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और जब सब लोग एक्साइटेड हो तो आपको फेयरफुल या कॉशियस हो जाना चाहिए। अब सब कहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, एसआईपी करो, लॉन्ग टर्म, लेकिन कितना मिनिमम समय हम दें कि आपका पैसा बने या रिस्क फ्री रिटर्न मिले?
या रिस्क फ्री तो नहीं होता, रिस्क मिनिमाइज हो जाए। तो फंड्स इंडिया ने एक 25 साल का डेटा एनालाइज किया और उसका डेटा आपके सामने रखता हूं। तो यदि आपकी एसआईपी का ड्यूरेशन 5 साल से यदि कम का है तो वॉलेटाइल रिटर्न मिलते हैं, यानी कि आपको कभी नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकते हैं और पॉजिटिव भी मिल सकते हैं। तो यदि ये रेशियो हम देखते हैं तो -10, 15 इस तरह से हो सकता है। 7 साल यदि हम अपने देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को तो नेगेटिव रिटर्न की पॉसिबिलिटी हिस्टोरिकली रेयर हो जाती है। हो तो सकता है पर ऐसा यूजुअली नहीं होता है। और यदि आपने 12 साल से ज़्यादा का समय यदि दे दिया तो जो एनुअलाइज रिटर्न है वो डबल डिजिट में आते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। और यदि किसी ने 2005 में एसआईपी शुरू किया हो, मैंने 2006 में किया था, 2008 का क्राइसिस भी उसने देख लिया, तब भी 7 साल के बाद उसका रिटर्न 7-8% का रहा है, यानी कि एफडी से बेटर। और यदि 10 साल का होराइजन हम देख लेते हैं तो 12% के आसपास रिटर्न मिलता है। यहां पे रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है, बट हिस्ट्री एक पैटर्न दिखाती है। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। इसी तरह का एक एग्जांपल और समझते हैं कि 2024 में, फॉर एग्जांपल फरवरी 2024 में दो दोस्तों ने इन्वेस्टिंग शुरू करी, 25,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी किया और 2 साल बाद उनके कुछ रिटर्न थे, बहुत ज़्यादा रिटर्न तो बने नहीं इन 2 सालों में। तो पहले व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट रोक दिया, एसआईपी बंद कर दी, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने एसआईपी चालू रखी। अब फायदा क्या रहा उसको, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है ना तो एनएवी, म्यूचुअल फंड्स का एनएवी कम हो जाता है, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह से उसको जो बेनिफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्योंकि मार्केट गिर रहा था तभी उसने खरीदा तो ज़्यादा यूनिट्स मिले, यदि रेट्स बढ़ती हैं तो कम यूनिट्स मिले, तो वो फायदे में रहा। और जब 5 साल के बाद आप उनके रिटर्न को देखोगे तो उनके रिटर्न्स के अंदर बहुत अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक रियल मनी बिहेवियर देखते हैं। अब जो पहला बंदा था जिसने एसआईपी स्टॉप कर दिया, 25,000 रुपये महीने के उसके पास, उसने इन्वेस्ट नहीं किए, तो पैसे कहाँ गए? सेविंग अकाउंट में भी नहीं गए। बिकॉज जब हमारे पास हाथ में पैसा होता है तो खर्च हो जाता है, तो उसने पैसा ऑनलाइन शॉपिंग में खर्च कर दिया, लग्जरी आइटम पे खर्च कर दिया या और किसी से खर्च कर दिया। तो ना तो इन्वेस्टमेंट हुआ ना सेविंग हुई, वो पैसा उल्टा खर्च हो गया। तो ऐसा आपके साथ मेरे साथ भी होता होगा। तो इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को मत रोकिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट को आप रोकते हैं तो आप अपना फ्यूचर की वेल्थ को कम कर रहे होते हैं। तो यहां तक तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको ऐसा भी स्टॉप करनी है या कंटिन्यू करनी है, या अपने म्यूचुअल फंड्स रिडीम करने हैं या नए फंड्स ऐड करने हैं। और यदि आप नए फंड्स ऐड करने का सोच रहे हैं तो अब आप सोचेंगे कि यार कहाँ करना है। तो यहाँ मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी लर्निंग के लिए हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरीज हैं। ब्रॉडली जो कैटेगरीज हैं वो हम समझ लेते हैं और उनके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो कंपैरेटिवली स्टेबल कंपनीज रहती हैं, रिस्क भी कम होता है, ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग रिटर्न भी उसी रिस्क के अगेंस्ट थोड़ा सा कम मिलता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी टॉप 100 लार्ज कैप फंड। और हाँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। फिर आता है मिड कैप कैटेगरी, यानी कि मिड कैप फंड्स, जहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी सी तो होती है, लार्ज कैप से थोड़ी ज़्यादा होती है, रिस्क भी लार्ज कैप से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन रिटर्न भी लार्ज कैप से ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम देखें तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आप देख सकते हैं। फिर आता है स्मॉल कैप फंड, हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की, लेकिन रिटर्न भी ये हायर ही देते हैं। तो इसमें एग्जांपल के लिए हम देखें तो आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप या बंधन स्मॉल कैप। उसके बाद एक कैटेगरी आती है फ्लैक्सी कैप, यानी कि जहाँ पे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कैपिंग चूज करने के लिए। और इसमें दो बड़े अच्छे एग्जांपल हैं, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। और यहाँ पे आपको डिसीजन कोई 1 साल का डेटा देख के नहीं लेना है, 5 साल का रिटर्न कम से कम आपको देखना चाहिए, 3 साल, 5 साल और 10 साल का डेटा मिलता है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो अब बात करते हैं 5 टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो। पहला, एसआईपी का रियल बेनिफिट लॉन्ग टर्म में दिखता है। जैसे हमने पहले टेबल में देखा था कि 5 साल में पैसा 3 लाख का 4 लाख हुआ, लेकिन 20 साल में वो पैसा 12 लाख का 50 लाख बन गया।
सेकंड टेक अवे, मार्केट करेक्शन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जिस तरह से अभी इसराइल अमेरिका ईरान में वॉर चल रही है, मार्केट लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ऐसे जितने भी करेक्शन आए हैं, चाहे 2008 का 64% का करेक्शन ही क्यों ना हो, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर ही गया है। तो कहते भी है ना, बाजार हो या इंसान, उसको ऊपर ही जाना होता है। थर्ड टेक अवे, SIP स्टॉपिंग करना या इन्वेस्टमेंट स्टॉप करना इज द वर्स्ट इन्वेस्टिंग मिस्टेक। ये सबसे बड़ी गलती होती है यदि ऐसे कंडीशन में हम अपने इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं। तो इनफैक्ट यदि आपके पास लिक्विडिटी है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, तो ऐसे टाइम पे आपको पैसा और इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी मर्जी है आपकी। फोर्थ टेक अवे, कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट को टाइमिंग नहीं करना है, बाजार को टाइमिंग नहीं करना है, बाजार को टाइम देना है। एक लंबा हॉरिजन अपने आप को देना है, अपने इन्वेस्टमेंट को देना है। जैसा कि फंड्स इंडिया का डेटा कहता है कि यदि आपने 12 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो आपको डबल डिजिट के अंदर रिटर्न मिल जाते हैं, ऐसा इतिहास बताता है। और फिफ्थ टेक अवे, डिसिप्लिन इज द रियल वेल्थ क्रिएटर। यानी कि डिसिप्लिन से आपको इन्वेस्ट करना है, और डिसिप्लिन तब आता है जब आप सिस्टम क्रिएट करते हो। यदि हम SIP की बात करते हैं तो SIP शुरू करते हो, उसको ऑटोमेट करते हो, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने ऊपर नहीं रखते हो कि इस महीने में कब इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, इस महीने कम ज़्यादा नहीं। आप सिस्टम बना दीजिए, ऑटोमेट कर दीजिए, अपने आप आपका इन्वेस्टमेंट होता चला जाएगा। और आप देखेंगे कुछ समय के बाद एक आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, अच्छी खासी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। और जितना जल्दी शुरू करते हैं हम, तो रिटायरमेंट तक आपको अच्छा खासा पैसा अक्यूमुलेट आपका हो जाएगा। हो सकता है आप अर्ली रिटायरमेंट लेने का भी प्लान कर लो। अब आखिरी सवाल कि आप क्या करने वाले हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप SIP स्टॉप कर रहे हो, या कुछ नहीं कर रहे हो, या नई SIP स्टार्ट करने वाले हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि अच्छा नहीं लगा है इसमें कुछ भी आपको, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप निवेशित रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।